बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई दोस्तों ने और साथियों ने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दीगर जगहों पे ये कहा है कि वो चाहते हैं कि मैं एक बजट के बारे में 5-7 मिनट 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करूं और उनको बताऊं कि मेरे ख्याल में बजट में क्या चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए और आम आवाम के लिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ ये चीज़ें। वफाकी बजट में इस अगले माली साल में जो वफाकी बजट जो आज पास हुआ है, इसमें अगले माली साल यानी कि 26-27 में जो महसूलात हैं जो टैक्स जमा करेंगे उसकी इन्होंने जो टारगेट रखा है, हदफ रखा है, वो 15,264 अरब रुपए है, जबकि पिछले साल यानी कि रवां माली साल में इन्होंने 13,000 अरब लिए हैं। तो इससे 2,264 अरब रुपए मज़ीद टैक्स लेंगे अगले साल। और साथ ही जो लेवी आपसे लेते हैं वो तकरीबन 1400-1500 अरब रुपए की इस साल लिए और अगले साल वो तकरीबन 1700 अरब रुपए की लेवी लेंगे। लेवी आपको पता है कि हम जो टैक्स लगाते हैं पेट्रोलियम के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और डीज़ल के ऊपर, उसको हम लेवी कहते हैं और वो वफाक को मिलती है, तो वो लेवी लगाएंगे। और आपने देख लिया कि अगले साल जो है वो लेवी इस साल से 17% ज़्यादा होगी। और हमने अभी देख लिया कि हुकूमत ने गो के पेट्रोल पर थोड़ी सी लेवी कम की है पिछले हफ्ते, लेकिन डीज़ल पे लेवी बढ़ा दी है। तो इनका हदफ जो है वो 1676 अरब रुपए है गालिबन लेवी का, और जो टैक्स का हदफ है वो 15,264 अरब रुपए का है। ये जो इस साल से 2,264 रुपये ज़्यादा है, इस पे हुकूमत ये कहती है और सही कहती है कि 360 अरब रुपए के इन्होंने टैक्स रिलीफ भी दिया है, जिसके अंदर इन्होंने मिसाल के तौर पर जो सरचार्ज होता था नौकरी पेशा लोगों पे वो ख़त्म कर दिया है। जो फ़र्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास सफ़र करने वालों के ऊपर टैक्स था वो कम कर दिया है। जो बाहर पाकिस्तान से बाहर जाके डॉलर्स में अगर आप क्रेडिट कार्ड से चीज़ें ख़रीदते थे वो ख़त्म कर दिया है। जो कंपनियां बरामद कर रही थी गुड्स, उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगाया था 3 साल पहले, वो ख़त्म कर दिया है। ये भी 3 साल पहले लगा था सरचार्ज भी। और जो एक सरचार्ज 3 साल पहले हर कंपनी पर लगा दिया था, उसके ऊपर भी इन्होंने 10 से 8% कराया। तो इससे 360 अरब रुपए के इन्होंने रिलीफ दिया है एक तरफ, और दूसरी तरफ 360 अरब रुपए के जो रिलीफ दिया है उसके सामने नए टैक्स भी लगाएं, और उसके अलावा मज़ीद 750 अरब रुपए के नए टैक्स लगाएं, तो 1100 अरब रुपए मज़ीद टैक्स ये जमा करेंगे। ये 1100 अरब रुपए मज़ीद टैक्स जमा करेंगे। इसके अलावा ये कहते हैं कि क्योंकि महंगाई हो जाएगी और जो माशी तरक्की होगी, तो जो 13,000 अरब रुपये है ये तो ऑर्गेनिकली 14.5 तो पहुंच ही जाएगा, और उसके ऊपर जो हम 15.25 पे लेके जाएंगे वो हम 750 अरब रुपये मज़ीद टैक्स लेंगे। इसमें कुछ होलसेलर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। इन चीज़ों का जो टैक्स बढ़ाए हल्के हल्के, मिसाल के तौर पर अगर आप एक साबुन अभी ख़रीदते हैं और जो कंपनी जो साबुन बनाती है वो बेचती है, तो अपनी कीमत पे, यानी कि अगर वो 100 रुपये का साबुन बेचती तो 100 रुपये पे 18% टैक्स देती थी और 18 रुपये टैक्स जमा करती थी। अब इन्होंने कह दिया कि नहीं, जो रिटेल प्राइस होगी, अगर वो 150 रुपये का बिक रहा है रिटेल पे, तो आप रिटेल पे टैक्स दें तो 18 की जगह आप 27 देंगे। अब ज़ाहिर है कि कंपनियाँ क्योंकि ख़ुद तो टैक्स नहीं देती हैं, जमा करती हैं, तो वो 9 रुपये जो है वो कीमत में बढ़ा देंगे। तो आपको टैक्स नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो टैक्स लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो सब महंगी हो जाएंगी। कुछ साबुन थोड़ा महंगा हो जाएगा, शैम्पू महंगा हो जाएगा, वगैरह वगैरह दीगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो वो एक महंगाई के थैर वो आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो इस तरह ये हुकूमत जो है ये 1001 अरब रुपया नए टैक्स में भी जमा करेगी, जो महंगाई के जो टैक्स में जिसमें इजाफा आएगा उसके अलावा होगा। असल में जो मसला होता है वो अखराजात का होता है। हुकूमत ये सब कर इतना टैक्स जमा करने के बाद भी, 17,000 अरब रुपए टैक्स जमा करने के बाद भी 7,000 अरब रुपए का वफाक जो है वो खसारा करेगी। और उसकी वजह यह है कि वो 24,000 अरब का इनका अखराजात हैं। और जब तक वफाक अपने अखराजात कम नहीं करती, IMF आपको कहती है कि आप डेफिसिट एक नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते या खसारा नहीं बढ़ा सकते, तो जब तक आप अपना अखराजात कम नहीं करते, आपको मज़ीद टैक्स लेना पड़ेगा, आपको मज़ीद जो है वो अखराजात, मज़ीद लोगों के ऊपर बोझ बढ़ना पड़ेगा। और आप देखें कि हर साल मौजूदा हुकूमत भी और इससे पिछली हुकूमतें भी हर साल जो हैं वो अपने अखराजात बढ़ाती रहती हैं, सूबों को भी ज़्यादा पैसे देती हैं। इस साल तो सूबों से इन्होंने ज़्यादा पैसे देने के बाद 1000 अरब वापसी भी ली है, लेकिन वो सूबों को भी ज़्यादा पैसे देती हैं, अपने अखराजात भी बढ़ाती रहती हैं, और इसका सारा बोझ जो है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। और इस साल भी जो हुकूमत के सारे हुकूमत के ख़र्चे हैं, जो 27-30 हज़ार अरब रुपया सारी वफाक और
30,000 अरब रुपया वफाक और सूबे मिला के जो अखराजात करेंगे वो बेसिकली आपकी जेब से जा रहे हैं, या वो टैक्सेस में ले लेंगे आपसे, या वो जो कर्ज़ लेंगे जो आपको अगले सालों में वापस करना होगा सूद के साथ, वो भी आपके ऊपर ही बोझ होता है, और मईशत से तो वो पैसे खिंच जाते हैं। तो वो 30,000 अरब रुपये यानी कि 25% आमदन का हमारा जो हिस्सा है वो वफाक का हमारे ऊपर या हुकूमतों का हमारे ऊपर बोझ है। और अब देखने की बात यह है या सोचने की बात यह है कि जो 25% हमारी आमदन का हिस्सा हुकूमत ले जाती हैं, तो क्या जो हमको खिदमात या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो उसके तनासब से होता है कि अगर 25% हमारी आमदन हुकूमत ले जाती है तो हमको हुकूमत क्या देती है? तो क्या हुकूमत हमारे मसाइल हल करती है वगैरह वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, पानी देती है, सिक्योरिटी देती है पुलिस की सूरत में, बिजली गैस वक्त पे आती है, ये सब चीज़ें हमको देखनी है, गरीब लोगों को तालीम या सेहत देती है, तो ये सब चीज़ें देखनी है कि हुकूमत जो हर पाकिस्तानी से 25% आमदन उसका ले लेती है तो देती क्या है। इस वक्त जो पाकिस्तान को दरपेश मसले हैं, जो 5 नए मसले जो 3-4 साल में खड़े हुए हैं उसके सामने, वो ये हैं कि एक, पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। 30%, 29% पाकिस्तानी जो हैं वो 8,485 रुपये से कम माहाना वसाइल इनके पास हैं। पाकिस्तान में और ये 10 साल में हाईएस्ट गुर्बत है। पहले हम गुर्बत कम कर रहे थे, 6 सालों से हम बढ़ा रहे हैं हर साल, और अब 10 साल जो पहले गुर्बत का लेवल था उसको हम अबूर कर चुके हैं। इसी तरह जो इस वक्त बेरोज़गारी का लेवल है, जो परसेंटेज है बेरोज़गारी की, वो हम 20 साल की बेरोज़गारी को इसमें से ज़्यादा है। इसमें 20 साल से सबसे ज़्यादा नंबर आज इस साल है बेरोज़गारी का। जो हमारी इनकम है वो कम हो रही है, 2014 के मुकाबले में भी 2024-25 में इनकम कम हुई है, 2018 के मुकाबले में भी इनकम कम हुई है। यहाँ तक कि हमारा जो पाकिस्तानी खुराक इस्तेमाल करते हैं, चावल, दही, चावल, दूध, गंदम, गोश्त, अंडे, तेल वगैरह, उस सब में कमी आ गई है। इसका मतलब कि पाकिस्तानियों के पास अब इतना पैसा नहीं है कि पहले जितना खाना खा सकें, तो वो कम खा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमारी इनकम भी कम हो गई है। और शहबाज साहब की हुकूमत में इन 4 सालों में औसतन पाकिस्तानी 1.2% जो है वो उनकी आमदन कम हुई है। उसके बाद बरामदात हमारी कम हुई हैं 4 साल में से। जो बरामदात 4 साल पहले थी उससे आज बरामदात कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो गई है, जिससे कि ज़ाहिर है हमको जो बैरूनी कर्जा जात वापस करने होते हैं उसमें मज़ीद मुश्किल होती है। हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हमारा ट्रेड गैप भी बहुत बढ़ रहा है। तो एक, हमारा इंपोर्ट भी कम हो रहा है। और जो 5वीं चीज़ है कि ये न सिर्फ इनकम और इंपोर्ट कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, बल्कि हमारे पाकिस्तान में सरमायाकारी भी कम हो रही है। और 1960 में जो सरमायाकारी की शरह थी उससे भी पिछले 3 सालों में ये कम हुई है। 60 साल में इससे कम तरीन शरह सरमायाकारी की पाकिस्तान में नहीं नज़र आई जो पिछले 3 सालों में नज़र आई है। तो माशी हेल्थ अच्छी नहीं है। और जो पाकिस्तान में जो पुराने मसाइल होते हैं कि तालीम नहीं है, हमारा 39% बच्चा स्कूल के बाहर है, जो बच्चा स्कूल में है वो भी 10 साल की उम्र का बच्चा जो है, 5 साल की उम्र के बच्चे जितनी सबक नहीं पढ़ सकता। सिंध में बहुत ज़्यादा अबतर हालत है, लेकिन तमाम सूबों में हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। सेहत के हालात तो बहुत ही ख़राब है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो मतलब बीमारियां फैला रहे हैं, HIV जैसे इन्फेक्शंस फैला रहे हैं। तौसा में भी वाक़या हुआ, आपने सुना होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं कहीं कुछ शहरों में ठीक है, अदरवाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही बुरा हाल में है। ख़ास तौर पे मेरे शहर कराची में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही बुरा हाल है, और ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा वो लगभग हाल है। तो पाकिस्तान में सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला तो था ही, और ये 5 मैंने आपको मसाइल गिनाए जो मईशत के नए उभर के आए हैं। अब सवाल ये है कि ये जो 5 सवाल है, ये जो 5 सवाल हैं जो हमारे मईशत के जो मसाइल हैं और जो 3 हमारे पुराने मसाइल हैं, क्या ये बजट इन मसाइल को हल करता है? तो जवाब नहीं है कि ये बजट जो है, ना इसके वजह से हमको लगता है कि बरामदात बढ़ जाएंगी, ना इससे सरमायाकारी बढ़ेगी, ना आमदन बढ़ेगी, और बिलखुसूस ना इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ना पावर्टी कम होगी। तो हुकूमत का 3 साल से ये दावा है कि हम स्टेबिलिटी ले आए हैं, अब ग्रोथ आएगी। 3 साल पहले भी इन्होंने यही फरमाया था, 2 साल पहले भी इन्होंने ये फरमाया था, पिछले साल भी यही फरमाया था कि हम स्टेबिलिटी ले आए हैं और ग्रोथ आने वाली है। लेकिन ज़ाहिर है कि ग्रोथ नहीं आई है। और अब सवाल ये पूछना चाहिए कि स्टेबिलिटी किस चीज़ में आई है। स्टेबिलिटी हुकूमत के अकाउंट्स में ज़रूर आ गई होगी, हुकूमत के बजट में स्टेबिलिटी आ गई होगी, लेकिन आम लोगों के बजट में तो स्टेबिलिटी नहीं आई है। हमारी गुर्बत भी बढ़ रही है,
ہمارے یہاں انمپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے، تو بے روزگاری میں تو اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. ہمارے یہاں تو ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں، برآمدات کم ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. ہماری انکم کے اندر تو تقویت آنی چاہیے، اس کے اندر تو بلکہ کم ہو رہی ہے، تو اس میں بھی اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. اور ہمارے یہاں سرمایہ کاری بھی کم ہو رہی ہے. تو کس چیز میں اسٹیبلٹی آئی ہے یہ حکومت نے ہمیں نہیں بتایا، ماں سوائے اس کے کہ ان کے اکاؤنٹس میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے، روپے کے قدر میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے. لیکن باقی جو ہے وہ معیشت ہر جگہ سے نیچے جا رہی ہے. اور اس بجٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس وقت کے مناسبت سے ہو، ہماری جہاں پہ صورتحال ہے اس کے مناسبت سے ہو اور مطابقت سے ہو، اور ہم کوئی نئی چیز ایسی اچھی کریں کہ جس سے معیشت چل پڑے. یہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن پچھلے 2 بجٹوں میں جو مزید نئے ٹیکس لگتے تھے، تو اس کے اندر کم از کم انہوں نے تقاریر میں جو فرمایا ہے کہ ریلیف دی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے ٹیکس انہوں نے ادھر ادھر لگا دیے ہیں. تو اس سال بھی ان کا ارادہ یہ ہے کہ تقریباً 2500 ارب روپیہ مزید آپ سے یہ لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2500 ارب روپے جتنی معیشت بڑی ہوتی ہے تو وہ یا آپ کے جیب سے نکل کے حکومت میں جاتا ہے اور لوگ مزید غریب ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ.